नमस्कार दोस्तों, गरिमा आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास को और प्राचीन इतिहास के अध्ययन के क्रम में हम लोग अध्याय 14 के भाग 3 तक के वीडियो को देख चुके हैं। आज हम लोग अध्याय 14 के ही भाग 4 वाले वीडियो को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि हम लोग गुप्त वंश को पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में यानी अध्याय 14 के भाग 3 वाले वीडियो में हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में पढ़े थे। समुद्रगुप्त एक काफी महान शासक हुआ जो गुप्त वंश का था। ये चीजें आप सभी को पता होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रामगुप्त के बारे में। यानी समुद्रगुप्त का एक उत्तराधिकारी था जिसका नाम रामगुप्त है। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में जानना। इससे पहले एक बात और बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप प्राचीन इतिहास में रुचि रखते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्राचीन इतिहास वाले वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं, जा सकते हैं। बिल्कुल शुरू से प्राचीन इतिहास को पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद हम लोग मध्यकालीन पढ़ेंगे, उसके बाद आधुनिक भारत को पढ़ लेंगे, तो हमारा ये सारी चीजें समाप्त हो जाएगा। आइए अब इस ग्राफ को समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि समुद्रगुप्त गुप्त वंश का काफी प्रतापी और महान शासक हुआ था। ये चीजें मैंने पिछले वीडियो में बता चुका है। फ्रेंड्स, प्रारंभ के इतिहासकारों के बीच यह धारणा थी या यह मान्यता थी कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो था फ्रेंड्स वह चंद्रगुप्त द्वितीय था। ध्यान रखिएगा। लेकिन अब कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच कुछ समय के लिए एक और शासक हुआ जिसका नाम रामगुप्त था, और उसी के बारे में हम लोग आज वीडियो में जानने वाले हैं। आपको पता चल गया होगा फ्रेंड्स कि कौन कौन से एविडेंस हैं जिसकी सहायता से यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी, इसके बीच में कुछ समय के लिए एक शासक बना था जिसका नाम था रामगुप्त। इसकी कौन कौन सी एविडेंस हैं, साक्ष्य हैं, यानी कौन कौन से साधन मौजूद हैं। तो साहित्यिक साक्ष्य भी मौजूद है, मैं आगे बताऊंगा। इसके अलावा कुछ आपको अभिलेख भी मिलते हैं और सिक्के भी मिलते हैं। तो इन चीजों से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के बीच में एक कुछ समय के लिए एक शासक बना था जिसका नाम था रामगुप्त। अब रामगुप्त कौन था, आइए अब समझने का प्रयास करते हैं। तो समुद्रगुप्त के दो पुत्र होते हैं फ्रेंड्स। बड़ा पुत्र का नाम रामगुप्त और छोटा पुत्र का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। रामगुप्त जो था फ्रेंड्स वो निर्बल व कायर शासक था। रामगुप्त कैसा शासक था, कमजोर व कायर शासक था, डरपोक था। इसकी पत्नी का नाम ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा। ध्रुव स्वामिनी, स्वामिनी, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। ध्रुव या ध्रुव स्वामिनी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी महत्वपूर्ण भी है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था यह छोटा पुत्र था। यह काफी वीर, साहसी और स्वाभिमानी था। यानी किसी के सामने झुकता नहीं था, अपना गर्दन भी कटा देगा, सच के सामने अपनों के लिए गर्दन भी कटा देगा, लेकिन कभी भी झुकेगा नहीं। उसी को बोलते हैं स्वाभिमानी। समझ रहे हैं, स्वाभिमानी का मतलब अपने को छोड़ करके दूसरे के सामने कभी नहीं झुकेगा, तो उसी को स्वाभिमानी के नाम से जानते हैं। अब समझिए कुछ स्टोरी को। फ्रेंड्स, रामगुप्त जो बना था बहुत कम समय के लिए शासक, इसके बारे में जरा सा जान लीजिए। इसकी पत्नी का नाम ध्रुव देवी थी। फ्रेंड्स, रामगुप्त जब यह शासक था गुप्त वंश का, तो कुछ समय के लिए गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण हुआ था शकों का। शकपति बोला जाता है, शक राजा एक था, वही आक्रमण किया हुआ था पंजाब वाले क्षेत्र में। ये बात ध्यान रखिएगा। और उसमें क्या होता है कि शक रामगुप्त को पराजित करता है और रामगुप्त हार जाता है। तो उस हारने के कारण रामगुप्त के सामने वह एक शर्त रखता है कि तुम अपनी पत्नी को दे दो, हमको दे दो, अपनी पत्नी को हमको दे दो, हम तुमको मुक्त कर देंगे। अब यह क्या करता है कि यह बात को मान लेता है। रामगुप्त जो था ध्रुव देवी को देने के लिए राजी हो जाता है। किसको, तो एक शक राजा जो था उसके लिए, शक राजा जो था उसको देने के लिए राजी होता है रामगुप्त। आप सभी को पता है कि निर्बल व कायर था। लेकिन इस बात को जब पता चलती है चंद्रगुप्त द्वितीय को, तो वो तो केवल वीर और साहसी शासक था। वो काफी वीर व साहसी शासक था, ये मैंने बताया ही, और साथ ही साथ स्वाभिमानी था। वह उसके कुल की मर्यादा के विपरीत लगती है। उसके कुल की मर्यादा, यानी गुप्त वंश में प्रतापी राजा हुए हैं, कोई भी शासक कमजोर नहीं था। ये उसको दिखता है कि काफी मेरा जो बड़ा भाई है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, लड़ नहीं रहा है और अपनी पत्नी को देने के लिए तैयार हो गया है। इसको लेकर के क्या करता है फ्रेंड्स कि चंद्रगुप्त द्वितीय एक छद्मवेश बना करके उसकी कबीले में जाने का कोशिश करता है। यानी उसके जो टेंट होता है ना, जहाँ पर वो रहता है,
तो चंद्रगुप्त द्वितीय किसका रूप धारण करता है? तो ध्रुव देवी का, ध्रुव देवी की रूप धारण करता है और रामगुप्त से कहता है कि मुझे पहुंचाओ वहां पर उसके जहां पर वो जीता हुआ है इलाका उसमें। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जाता है और जो शक राजा था उसी को मार देता है और मारने के पश्चात वापस आता है तो जनता में इसकी वाहवाही होने लगती है चंद्रगुप्त द्वितीय की। किसकी वाहवाही होने लगती है? चंद्रगुप्त द्वितीय की वाहवाही होने लगती है कि काफी अच्छा शासक है भाई। यह अब अपनी बड़े भाई की पत्नी की लाज रख दी, सौंपने से मना किया और लड़ा है अंत तक और उसको पराजित भी किया। तो ये इसकी वीरता को देखकर जनता भी काफी इसको सपोर्ट करने लगी, इसको समर्थन करने लगी। तो इसी समर्थन का फायदा उठाकर क्या करता है चंद्रगुप्त द्वितीय? अपने बड़े भाई रामगुप्त की भी हत्या कर देता है और उसकी पत्नी ध्रुव देवी से शादी कर लेता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। अपने बड़े भाई की पत्नी ध्रुव देवी से कौन शादी करता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनता है। तो लेकिन ये स्टोरी आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे रामगुप्त के बारे में। तो आइए अब लोग समझते हैं। रामगुप्त व एक शक राजा के बीच युद्ध हुआ जिसमें रामगुप्त पराजित हुआ। बदले में शकाधिपति रामगुप्त की पत्नी को मांगा। जैसे कि मैंने बताया, रामगुप्त अपनी व्यवस्था को देखकर अपनी पत्नी को शक नरेश को सौंपने का निर्णय कर लेता है, लेकिन यह सब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को नागवार गुजरता है, उसके कुल की मर्यादा के विपरीत लगता है। अंत में चंद्रगुप्त द्वितीय शकाधिपति की हत्या कर देता है और फिर रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लेता है, ध्रुव स्वामिनी या ध्रुव देवी से। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए रामगुप्त के बारे में, उसकी ऐतिहासिकता के कौन कौन से साधन हैं इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। शुरू में तो आपको मैंने बताया ही कि विद्वानों में इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी, लेकिन बाद में बहुत सारे साहित्य में, अभिलेख में, मुद्राओं में उसके बारे में उल्लेख है रामगुप्त के बारे में। तो विशाखा दत्त का फ्रेंड्स देवी चंद्रगुप्तम एक नाटक है, उसके बाद उसमें जानकारी मिलती है किसके बारे में? तो रामगुप्त के बारे में। बाण भट्ट के हर्षचरित में भी मिलता है, राजशेखर के काव्य मीमांसा में मिलता है, भोज, मिहिर भोज या भोज बोलते हैं, या मध्य प्रदेश के राजा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। श्रृंगार प्रकाश एक ग्रंथ है भोज का, उसमें भी रामगुप्त के बारे में वर्णन है। शंकर आर्य कृत हर्षचरित का टीका है फ्रेंड्स, टीका लिखा गया है हर्षचरित पर, वो शंकर आर्य द्वारा। तो उसमें भी जानकारी मिलती है, उससे भी जानकारी मिलती है किसके बारे में? तो रामगुप्त के बारे में। अबुल हसन अली का मुजमत उत तवारीख, यह किताब का नाम है मुजमत उत तवारीख, इसमें भी वर्णित है फ्रेंड्स किसके बारे में? तो रामगुप्त के बारे में। अब आइए अभिलेखों के बारे में देख लेते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रकूट नरेशों के 3 अभिलेख हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रकूट नरेशों के 3 अभिलेख हैं, ध्यान रखिएगा। ये मालवा वाले क्षेत्र में मिले हैं, ध्यान रखिएगा। संजन का लेख, संजन का जो लेख है फ्रेंड्स, संजन एक क्षेत्र का नाम है जो अभी गुजरात और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों में पड़ता है। तो वहां से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, उसमें भी रामगुप्त के बारे में उल्लेख किया गया है। कांबे का लेख, ये गुजरात में है, खंभात को कांबे बुला जाता है, खंभात, आप लोग खंभात की खाड़ी सुने होइएगा, तो वही खंभात है, गुजरात में पड़ता है। और संगली का लेख महाराष्ट्र में पड़ता है, एक जिला है संगली महाराष्ट्र में, वहां से भी एक लेख प्राप्त हुआ है। उसके अलावा दुर्जनपुर है, यह विदिशा में पड़ता है, ध्यान में रखिएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मुद्राओं पर, यानी उस समय कौन कौन से कॉइन्स थे, सिक्के थे। तो एरण व भिलसा की ताम्र मुद्राएं, एरण से भी प्राप्त हुआ है, एरण मध्य प्रदेश। भिलसा जो है फ्रेंड्स, उसको विदिशा को भिलसा बोला जाता है, अभी वर्तमान में, प्राचीन काल में विदिशा नाम था और अभी जो है उसका नाम भिलसा है। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।